चलो ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो जूम पे कोई है नहीं, फायदा तो है नहीं। चलो बच्चों देखो, ऑप्टिक्स हेडिंग डालो, ऑप्टिक्स। मैं थोड़ा सा बस लिखवा दे रहा हूं। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल बच्चों, इसी को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं ज्योमेट्रिकल को। दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या फिनोमेना आप पढ़ते हैं मैं बता दूं बच्चों। ज्योमेट्रिकल में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, आप पढ़ते हैं बच्चों डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, और लास्ट आप पढ़ते हैं स्कैटरिंग। मतलब बाकी इसी ये फिनोमेना है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये फिनोमेना आप डिस्पर्जन के अंदर पढ़ते हैं, मतलब सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं वेव फ्रंट थियरी, जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ उसमें लिखवा दूं क्या? हाँ छोड़ दो इसको, चलो ठीक है ठीक है। वेव वाला चैप्टर हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तब इसके बारे में वेव वाले को लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल पे फोकस करते हैं, ठीक। तो 10th वाला मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग को भूल चुका होगा, 10th वाला भूल चुका होगा सब कुछ, तो दोबारा से रिमाइंड कराएंगे। अच्छा, आपका लिखा होगा 1.5 घंटे में हो गया होगा, मतलब काफी हो गया था उनका, ठीक है ना। ठीक है, देखो जो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लेन मिरर आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि प्लेन मिरर न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों रिफ्लेक्शन पहला हेडिंग डालो। लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? लिख लो इसको। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see. Light is a form of energy which enable us to see. Light is a form of energy which enable us to see. Light is a form of energy which enable us to see. It has dual nature. It has dual nature. Full stop के बाद लिख लेना. It has dual nature. It has dual nature. It has dual nature. Dual nature. ठीक है ना. Light is a form of energy which enable us to see. It has dual nature. सुनो बच्चों ध्यान से. जो पहला अभी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का जो सेकेंड बुक है वो लाइट के बारे में है, ऐसा समझ सकते हो। तो पहले न्यूटन थे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, ठीक है ना। इट हैज डुअल नेचर। नहीं वहां वेव और पार्टिकल समझ में आ जाएगा, अभी बता रहा हूँ उसको, आगे तो पूरा पढ़ना ही है इसको। तो जो सबसे पहले न्यूटन थे, न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल होता है। तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा, जैसे हाइगन्स वगैरह थे, तो उन्होंने बोला कि न्यूटन गलत बोल रहे हैं, लाइट पार्टिकल नहीं लाइट वेव होता है। तो उन्होंने बोला क्यों ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि लाइट किनारों से मुड़ती है, बाहर अगर लाइट जले तो हल्का हल्का रोशनी इस कमरे में आएगी, मतलब लाइट किनारे से मुड़ी है, तो बात की बात है। तो उन्होंने बोला वेव होता है। बाद में प्रूफ भी हो गया कि लाइट वेव है। एक साइंटिस्ट है, उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, वो हम पढ़ेंगे भी, उन्होंने बता दिया लाइट वेव है। तो पहले लाइट हिस्ट्री ऐसे चला, पहले लाइट पार्टिकल था, न्यूटन ने बताया, फिर लाइट वेव हो गया। एक साइंटिस्ट है यंग, उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट पक्का वेव है, और सारा न्यूटन का फिनोमेना उन्होंने वेव से बता दिया। भाई आप नेचर बताएंगे तो सारा न्यूटन का फिनोमेना बता दिया। फिर उसके बाद आया कि लाइट फिर से पार्टिकल है, और अब की बार आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने बताया कि लाइट पार्टिकल है, वो फोटोन है, ठीक है ना। हाँ, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया? फोटोन दिया। तो अब वो फिर उसके बाद फिर लाइट बेचारी कंफ्यूज हो गई कि मैं हूं क्या, मैं पार्टिकल हूं या मैं वेव हूं, अस्तित्व का जंग हो गया उसके लिए। तो उसके बाद एक फाइनल साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि लाइट दोनों है, डुअल नेचर, मतलब इट ट्रेवल एज वेव बट कोलाइड एज पार्टिकल, चलती वेव की तरह से टकराती पार्टिकल की तरह, वो डिब्रॉगली थे। तो फाइनल आज भी वही है कि लाइट का डुअल नेचर, ठीक है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स यानी पार्टिकल नेचर, फिर क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स यानी वेव नेचर, फिर हम क्या पढ़ेंगे? आइंस्टीन का वो फिर से पार्टिकल नेचर, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे उसी चैप्टर के लास्ट में, ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। जैसे पहले हम रे पढ़ेंगे, उसमें ये सब पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे, फिर हम वेव पढ़ाएंगे, उसमें पूरा वेव नेचर पढ़ाएंगे,
फिर पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स का पहला नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो उसके अंदर पहले आइंस्टीन को बताएंगे, फिर उस साइंटिस्ट को बताएंगे जिन्होंने थियरी को सॉल्व किया कि नहीं ये दोनों है। तो इस तरह से पूरा मॉडर्न तीनों चैप्टर एक साथ लिंक है, ठीक है ना। तो अभी जो यहाँ एक्सप्लेन होगा उसको वेव से एक्सप्लेन होगा, फिर उसके बाद पार्टिकल से भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग चीजों को, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बच्चों देखो सबसे पहला चीज लिखो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बच्चों पता है लेकिन फिर भी लिख लो, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है बच्चों। लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। छोटी सी बात है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बेटा लाइट जिस मीडियम से जा रही है टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है इसमें मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं कलर विजिबिलिटी। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं, लेकिन इससे लाइट की आपकी समझ बेहतर होगी। यस, कलर विजिबिलिटी। बच्चों किसी को कलर कैसे दिखाई पड़ता है ये हम देखना चाहते हैं। तो जैसे बेटा इसका बहुत सिंपल थियरी है कि अगर व्हाइट लाइट होता है तो उसके अंदर विबग्योर होता है। विबग्योर, विबग्योर सबको पता है ना, 7 रंग। तो बेटा मान लो ये रेड कलर का क्लॉथ है, ये लाल रंग का कपड़ा है, ठीक है। तो इस पे अगर विबग्योर गिरेगा तो लाल को छोड़ के बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो जिस कलर का जो दिखता है वही वो एब्जॉर्ब, वही वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बेटा अगर नीला कलर होगा तो विबग्योर गिरेगा, केवल नीला रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बेटा उसी तरह से अगर व्हाइट कपड़ा हो, व्हाइट, तो वो सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट पे अगर विबग्योर गिरेगा, विबग्योर गिरेगा तो बाहर विबग्योर आएगा, ये व्हाइट है बच्चों। व्हाइट ऐसा मत समझो रेनबो नहीं हमेशा दिखेगा। अब ये लाइट जल रही है, इसमें 7 रंग है, तो क्या रेनबो है? ये इस तरह से मिक्सिंग है, जब सब चीज मिक्स हो जाता है तो व्हाइट ही दिखता है। फिर बच्चों अगर ब्लैक की बात करें, अगर ब्लैक सरफेस है तो ब्लैक सरफेस कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा चीज, पूरा वेव गिरेगा वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। सुनो, ब्लैक कलर इज, ब्लैक कलर आपको कब दिखाई पड़ता है, जब रेट कुछ भी नहीं होता है। रेटिना ऐसा दिखता है, रेटिना को लगता है कि अरे यहां से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ब्रेन को बोलता है कि दिखा इसको ब्लैक। जहां से कुछ भी नहीं आएगा वहां क्या दिखाएगा, ब्लैक दिखाएगा। ब्लैक जहां कुछ नहीं मिलेगा उसको आई बोलेगा अरे मास्टर मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बोलेगा दिखाओ इसको ब्लैक दिखाओ, है ना। ब्लैक होल, जैसे आपके आई क्या है, यहाँ आई बीच में जो आई है प्यूपिल, उस पर लाइट जब गिरती है ना तो लाइट आई के अंदर चली जाती है, वहां से लाइट आती ही नहीं, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, काला। तो आपके आई में काला जो दिखाई पड़ता है बीच में, पुतली जिसको कहते हैं आप लोग, वो खाली जगह होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, मारोगे क्या तुम किसी को? प्यूपिल नहीं, आइरिस अलग कलर का होता है। अरे आई में, आई में जो ये होता है ना, ये बीच वाली पुतली है जो मैंने डार्क से बनाया है। और तुम जो बता रहे हो ना ब्लू आईज, ये ऊपर वाली होती है, ये होता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये वाली जो होता है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये सब ऊपर जो बना है ये ब्लू आईज है। आप बीच वाले ग्रे आईज, ब्लू आईज सब कुछ होता है, जेनेटिक होता है। लेकिन ये बीच वाली जो चीज दिखेगी वो हमेशा क्या दिखेगी, ब्लैक। अगर किसी की ब्लैक नहीं दिख रही है ना, समझ लेना उसको उस आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं कलर ब्लाइंडनेस नहीं, उसको दिखाई नहीं, लाइट ही नहीं जा रही। अरे जब लाइट अंदर चली जाएगी तो वहां से कुछ भी रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा ना, और कुछ भी रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा मतलब ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखने का मतलब है कि लाइट अंदर गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे लोग, चलो कोई बात नहीं, ये समझ गए। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन है, मतलब वही कलर रिफ्लेक्ट होगा जिस कलर का ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन एक कैसा है, मैं उसका तब तक वीडियोस भी बना लो, ये बना लो। इसमें कुछ लिखवाएंगे नहीं, बस यही ड्राइंग है इसका, इसे समझ जाना।
हो गया बच्चों क्वेश्चन? ये बना लो बस, इसमें कुछ नहीं लिखवाना है। हो गया, चलो लिखो। व्हाट विल बी द कलर ऑफ, व्हाट विल बी द कलर ऑफ red cloth, sorry, what will be the color of green cloth in red light? In red light. अरे लिखो तुम लोग क्वेश्चन पहले। what will be the color of a green cloth in red light? मतलब बल्ब जो जल रहा है वो लाल रंग का है और जो कपड़ा है वो हरे रंग का है। उस कमरे में हाँ क्या दिखेगा? ब्लैक। what will be the color of green cloth in red light? ब्लैक क्यों दिखेगा? क्योंकि बेटा ग्रीन कलर, रेड कलर का लाइट ग्रीन पे गिरा है, तो ग्रीन कलर तो केवल ग्रीन को छोड़ता है, रेड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। और जब रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रेटिना में को वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब रेटिना को वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या समझेगा उसको? ब्लैक। देखो बेटा देखो, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ग्रीन कलर का क्लॉथ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो उस पर ग्रीन गिरेगा तभी रिफ्लेक्ट करेगा। अब उसके ऊपर मैंने रेड गिरा दिया बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारा आई अगर उस रूम में मैं हूं तो मेरे आई को वहां से कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ब्लैक दिखाएगा। अब उसका एक्सपेरिमेंट देख लो। मैं ऐसे एक बच्ची को पढ़ा रहा था, 12th की बच्ची थी और ऑनलाइन क्लास चल रहा था उस समय। तो उसने तुरंत एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास वो वाला बल्ब था जिससे रिमोट से लाइट बदलता है ना, वो वाला बल्ब था। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया तुरंत और मुझे तुरंत फोटो भेजा कि सर ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सेम जो क्वेश्चन मैंने कहा उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। बायो की नहीं, साइंस फिजिक्स की थी। हाँ, इसी में तो था। ये देखो, ठीक है ना? ये देखो ग्रीन कलर इधर दिख रहा है और बगल में वो बुक है, जो देखो ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या दिख रहा है? ब्लैक। अरे कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो, तो ये क्लियर बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी और कलर की लाइट में किसी और कलर का लाइट क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। हाँ, हर केस में होगा ऐसा। अब देखो तुम ऐसा मत कर देना कि व्हाइट कलर का क्लॉथ हो और रेड कलर की लाइट हो, क्या दिखेगा? रुक जाओ, व्हाइट कलर का क्लॉथ हो, रेड कलर की लाइट हो, बताओ रोशन क्या दिखेगा? बस हो गया। अरे व्हाइट तो सबको रिफ्लेक्ट करता है ना, रेड दिखेगा ना। देखो व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी वो सबको रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके ऊपर रेड गिरा तो रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो मेरे रेटिना में क्या पहुंचेगा? रेड, तो मुझे रेड दिखाई पड़ेगा। तो व्हाइट कलर का क्लॉथ जिस कलर की लाइट में रखोगे उस कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ नहीं पा रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन बता दो फिर। ब्लैक कलर का क्लॉथ है, उस पर ग्रीन कलर की लाइट डाले, बताओ कौन से कलर का दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना? व्हाइट और ब्लैक वाला केस अलग है, बाकी अगर इसके अलावा कुछ है तो दोनों अलग अलग हैं तो ब्लैक दिखाई पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम लिखते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन थ्रू। देखो एक छोटी सी बात सबको पता है। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर मुझे लगेगा कॉन्फिडेंस है तो नहीं बताऊंगा मैं। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? कैसा इमेज बनाता है? क्या बात कर रहे हो? प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और सेम साइज का इमेज बनाता है। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लेन मिरर ऐसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आगे न्यूमेरिकल करने लगोगे ना तो क्या करेगा कि लेंस के ऊपर मिरर रख देगा, प्लेन मिरर रख देगा, तो प्लेन मिरर का नॉलेज वहां जरूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर नहीं पता तो लिख ही लो, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। बस एक डायग्राम बनाएंगे और इसको खत्म करेंगे, प्लेन मिरर, और एक ही बार प्रॉपर्टीज लिख के रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, देखो ये मिरर है, ऐसा बना लिया। देखो बेटा भैया, अब देखो बेटा यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट एक रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। देखो इमेज कैसे बनता है, इधर ध्यान दो, ये समझो पूरे इसका ऑप्टिक्स का बेसिक। इमेज कैसे बनता है? तो बेटा पहले जैसे मान लो इस रूम में मुझे कोई चीज दिखाई पड़ रहा है, जैसे बॉटल मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्यों दिखाई पड़ रहा है?
जैसे अगर लाइट्स बंद कर दो, ये बॉटल भी है, मेरी आईज भी है, मुझे बॉटल नहीं दिखाई पड़ेगा, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? तो यहां से रेज निकली, बॉटल पे गिरी, और बॉटल पे गिरने के बाद मेरे रेटिना में गई, तो रेटिना में गई तो उसका इमेज फॉर्म हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? अगर लाइट ना हो बेटा तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो पहली बात, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरेगा और इससे लाइट टकराएगा और मिरर की तरफ जाएगा, ठीक है ना? गर्मी हो जाएगी ना? कितना बढ़ाए हो? कितना? 23। चलो ठीक है, अगर गर्मी बढ़ा लेना, कोई बात नहीं बच्चों। देखो इधर बेटा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, देखो इमेज कैसे बनेगा, इसके ऊपर लाइट गिरेगी और लाइट गिरने के बाद इससे टकरा के मिरर की तरफ जाएगी। तो सवाल उठता है कि इसके ऊपर कितनी लाइट गिरेगी? तो असंख्य संख्या में लाइट गिरेगी, मतलब इनफाइनाइट। तो कितनी लाइट इससे टकरा के इस पे जाएगी? इनफाइनाइट। ये बात याद रखना, मतलब मैं गिन नहीं सकता कि कितनी लाइट इससे टकरा के रेटिना की तरफ बढ़ी होगी। तो लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमें सीखने के लिए केवल 2 लाइट की जरूरत है, क्योंकि हम तो बस स्टूडेंट है ना, हम तो बस नेचर को समझना चाहते हैं। बाकी नेचर बनेगा करोड़ों रेज से। तो बच्चों हमने क्या किया कि कोई भी 2 सिंपल रेज ले लें। तो हमने डिसाइड किया कि भाई बहुत सारी रेज जब गई होंगी तो उसमें कोई ना कोई रेज तो ऐसा होगा जो ऐसे गई होगी कि नहीं? जैसे करोड़ों रेज निकल के जा रही, तो कोई ना कोई ऐसे गई होगी। तो बेटा जब ये ऐसे जाएगी तो ये वापस ऐसे ही आ जाएगी। वापस क्यों आएंगे बच्चों? तो बचपन में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इस सिचुएशन में नॉर्मल एंगल क्या बनेगा? 0। अरे पता है ना ये बचपन की बात, कि ये नॉर्मल होता है, ऐसे रे पड़ती है ऐसे, तो ये वाला एंगल इंसिडेंस होता है। तो अगर ये लाइट इसी को ऊपर जाने लगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो अगर एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी क्या होगा? 0। तो ये ऐसे वापस जाएगा। तो बच्चों ये इसी पे रिट्रेस करेगा ऐसे पाथ को, ये पाथ को रिट्रेस करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मुझे एक रेज की और रिक्वायरमेंट थी, एक रे की मुझे और रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने बोला कि भाई असंख्य रे गिर रहे हैं, तो एक रे मैं यहां पे गिरा लेता हूं, कोई ना कोई तो गिरी ही होगी। तो मैंने एक रे ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो बेटा यहां से रे फिर ऐसे चली गई, इक्वल एंगल बनाएगी ना, ये नॉर्मल है, जो एंगल आई होगा बेटा वही एंगल आर होगा, इक्वल एंगल बनाते हुए चली गई। अब सोचो, इमेज हमेशा बनता है रिफ्लेक्टेड रेज से। कौन सी रेज से? देखो ये सीखते चलो ये सब कॉन्सेप्ट, आगे जब कठिन सवाल आएगा ना तो ऐसे ही बनाना। जैसे मान लो बहुत कठिन सवाल आ गया तो ऐसे ही सोचना, इमेज बनेगा रिफ्लेक्टेड रेज से। तो रिफ्लेक्टेड रेज कौन से? ये वाली, ये दोनों है। तो देखो बेटा ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊं तो किसी पॉइंट से मिलते हुए दिखेंगी। तो अब इनको ही पीछे बढ़ाओ बेटा, और इनको ही पीछे बढ़ाओ बेटा, तो ऐसे बढ़ाओगे तो किसी पॉइंट से मिलती हुई दिखेगी। तो बेटा देखो यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिली कि वर्चुअल में मिली? वर्चुअल में मिली। तो इसका मतलब ये इमेज कैसा बना है? वर्चुअल। देखो वर्चुअल इमेज बनता नहीं है, ये हमारी आईज बनाती है, ठीक है ना? वर्चुअल इमेज मतलब जो हो नहीं उसका आभास हो। हिंदी क्या होता है वर्चुअल का? आभासी। मतलब जो है नहीं लेकिन मुझे भास रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो है नहीं वो, उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी। तो आभासी मतलब बच्चों ये इमेज बना नहीं है लेकिन हमें फिर भी दिखाई पड़ रहा है ड्यू टू आवर आईज, क्योंकि इस रे को पीछे कन्वर्ट करके वो दिख रही है। तो बच्चों ये इमेज बनता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि बच्चों जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा, जैसे एच ओ है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, कलर बेकार है ये कर लेता हूं। जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही हाइट इमेज का होगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है बचपन में ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एच आई इक्वल टू एच हो जाएगा। बच्चों मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग पूरे फिजिक्स में यू कहते फिरेंगे, तो इसको मैं फिर से यू कह रहा हूं, ये यू हो गया मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और मिरर से इमेज का डिस्टेंस बच्चों हम लोग वी कहते हो फिरेंगे। हाँ तो ये दोनों इक्वल होगा तो इसी को लिख लेते हैं। तो बच्चों पहला इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा बच्चों, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, मतलब इसका हेड ऊपर है तो उसका भी हेड ऊपर है, ठीक है ना? इनवर्ट। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। दूसरा बच्चों v बराबर u होगा, मतलब जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज होगा। तीसरा बच्चों हाँ एच ओ इक्वल टू एच आई होगा।
ये बेसिक बात है, बस इतना बना लेना, बस हम लोग प्लेन मिरर खत्म करेंगे यहीं पे। इसकी प्रॉपर्टीज होती है एनडी में पढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें नहीं। आया था प्रॉपर्टीज पे, कौन सा क्वेश्चन आया था, याद है कुछ? हाँ एनडी वाले में, तो एनडी में तो आएगा। इसकी टोटल 10 प्रॉपर्टीज, एक दो नहीं, ठीक है ना? तो 10 है, तो उसमें से क्वेश्चन एनडी में था, लेकिन अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चलो चलो चलो, लिख लिया, बना लो। चलो देख लो बटन ऑन था या नहीं, और चलो हो तो रहा है, चलो हो गया, ठीक है, जल्दी करो जल्दी। हो गया हो गया हो गया। बच्चों देखो, लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब यहां से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, बच्चों मैं आप लोग को आपकी ताकत याद दिलाऊंगा अभी, जो आपने 10th में याद किया होगा, ठीक है ना? मतलब अब ये तो पता ही होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है ना? बच्चों स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये मिरर स्फीयर का पार्ट होगा। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर, पता है ना? हाँ बस स्फेरिकल मिरर, हाँ। तो कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? कॉन्वेक्स। देखो ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं? पोल। सबसे मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल, ठीक है ना? बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस स्फीयर, एक स्फीयर का जब पार्ट है तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ डेफिनेशन बता देंगे, अगर डेफिनेशन पूछा, अरे समझ जाओगे ना, डेफिनेशन नहीं बता रहे, 10th की बातें हैं। क्यों? अगर डेफिनेशन कोई पूछ भी ले, इट इज द पॉइंट वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? ये वो पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों इस लाइन को जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो लाइन जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकस। और ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, सॉरी आर। एफ क्या है यहाँ पे? देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ रहे हैं ना आप लोग को, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। एफ क्या होता है? एफ होता है फोकल लेंथ, एफ होता है फोकल लेंथ। और बच्चों आर क्या होता है? आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे कॉन्वेक्स में भी देख लो, कॉन्वेक्स। इसके अंदर पीएफसी ब्लाइंड साइड में होता है। ब्लाइंड साइड में मतलब जिधर ऑब्जेक्ट हम नहीं रख सकते, ठीक है? पीएफसी ब्लाइंड साइड में होता है। इसमें देखो इसका रे डायग्राम जरा एक बार देख लो। बच्चों ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना,
इस मिरर का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। यहां देखो जरा कैसे रे डायग्राम बनेगा, यहां देखो ट्रिक, ऐसे रे आएगी, इस पे टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से पास तो नहीं कर सकती लेकिन फोकस से डाइवर्ज कर सकती है। तो देखो बच्चों कैसे बनाना है डायग्राम, ऐसे रे गिरा लिए, देख लो एक बार सब लोग, ऐसे इस वाले का, इधर वालों का डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए देख लो, ऐसे रे गिरा लिया। अब इसके बाद फोकस से पास कराना, तो ऐसे लाइन डॉट बना दो, ऐसे डॉट बना दो, डॉट बना के इसी को ऐसे सॉलिड कर दो, समझ में आया ना, ऐसे डॉट, ऐसे नीचे जाएगा, नीचे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो बच्चों, फिर ऐसे डॉट बढ़ाओ, इसी को ऐसे आगे कर लो, ठीक है ना। तो देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक। रफ सा डायग्राम बनाओ, कोई ऐसा आर्टिस्ट की नहीं जरूरत, आराम आराम से बस समझ में आ जाए इतना बना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना कि अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो, पेंसिल वेंसिल चाहो तो रख सकते हो नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि रे डायग्राम, अब ऑप्टिक्स पढ़ रहा ना, पेंसिल चाहिए, अब थोड़ा सा अगर रख लोगे तो अच्छा रहेगा, या तो नोटबुक कितना काटते फिरोगे। अब रे डायग्राम, क्योंकि इसमें रे डायग्राम, आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो रे डायग्राम तो होगा, ठीक है ना। बाकी पेंसिल जल्दी कर लो बच्चों, कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, कॉन्वेक्स। अच्छा, जैसे अगर फील करना हो तो चम्मच के जिस हिस्से में खाना रख के खाते हैं वो क्या होता है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, केव मतलब दबा हुआ, गुफा दबा हुआ, और जो दूसरा वाला हिस्सा हुआ वो कॉन्वेक्स हुआ। हाँ, तो बस ऐसे कॉन्वेक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस वाले को ऐसे नहीं बना सकते थे, इसको भी ऐसे रहने देते, ऐसे इसको ऐसे रखा, तो इस वाले को तो ऐसे रख, ऐसे बना सकते थे ना, ऐसे बना सकते थे ना, और लाइट इधर से गिरा देते, ऐसे कर देते, फिर ये ऐसे जाता, फिर ऐसे करता, बच्चों ऐसे जाता। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे, जैसे कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं करते बच्चों, ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ में कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में जो कन्वेंशन बनाया गया है पूरे फिजिक्स में, कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, नियम क्या बना दिया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट में। तो बेटा अगर मैं ऐसे बनाता हूं मिरर को, तो ऑब्जेक्ट किधर रखना पड़ेगा, राइट में, जो कि कन्वेंशन के खिलाफ है। तो इसीलिए मुझे इस मिरर को उल्टा करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट में। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट में। रियल लाइफ में कोई बोले बिल्कुल कर सकता हूँ, भाई मेरी मर्जी है, मिरर को ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, हाँ, लेकिन बुक में पढ़ते समय, पढ़ाते समय पूरे फिजिक्स में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन जो पैरेलल वाली होती है वो फोकस से करती है, मैंने मना नहीं किया बच्चों। अब आता है, 4 रूल होता है, ठीक है ना। तो अब चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलो बच्चों। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बच्चों बताओगे। 4 रूल होता है, बता दो तो नहीं बनाऊं। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। 4 रूल होता है। रूल नंबर 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा बच्चों की तरफ नहीं लिखेंगे। पैरेलल होगा तो फोकस से पास करेगा। अभी पहला रूल बना चुका हूं, पहला जो छोटा छोटा, अरे फटाफट छोटा छोटा बना लेना। ऐसे पैरेलल होगा तो रूल नंबर 1, ये फोकस से पास करेगा। तो रे डायग्राम कभी बनाना होगा तो ये बनेगा बच्चों। यहां अगर पैरेलल होगा तो अभी बनाए थे हम लोग, यहां पैरेलल होगा तो फोकस से ऐसे डाइवर्ज करते हुए दिखेगा। तो रूल नंबर 1, ये कॉनकेव के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बच्चों, रूल नंबर 2 में अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोकस से, ठीक है, तो फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। फोकस से पास रहेगा, करेगा तो पैरेलल हो जाएगा।
क्या हुआ? देखो देखो देखो, ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं देख रहा था वो मीटिंग इन बता रहा था, ऐसे रे फोकस से पास कराना आपकी बात, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, ऐसे पास करा दो, ठीक है। दूसरा इस वाले केस में, इस वाले केस का देख लेना, इस वाले का इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें फोकस से आप पास नहीं करा सकते बच्चों, इधर फोकस से पास करा सकते हैं आप, कैसे करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना, लेकिन एम करा सकते हैं। अगर इस पे एम कर रहा हो, ये देखना ये ड्राइंग इसका, अगर इस पे एम कर रहा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसका ड्राइंग थोड़ा सा ध्यान देना, अगर उस पे एम कर रहा हो फोकस पे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ये रूल नंबर 2। पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, या फोकस पे एम करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि ये सब 10th का है, लेकिन फिर भी बता देना जिससे आपको आइडिया रहे इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। चलो आगे चलो बच्चों, लिख लो। हो गया बच्चों? चलो तीसरा, तीसरा बच्चों, तीसरा अगर सी पे गिरेगा, सॉरी पी पे गिरेगा, एट पी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एट पी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ड्राइंग कैसे बनेगा? ये ऐसे बना, ये पी है, रे ऐसे बना देना, ये दोनों बराबर, ये पी है, हमेशा होता है, हाँ सब में होता है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन इनका, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ बच्चों। पीछे जितने भी केसेस मैंने अभी बनाए, ये दोनों, इन दोनों, ये दोनों केस जो बन रहे हैं ना, वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से ही बन रहा है, और आगे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक प्रूफ है आगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। हर केस मतलब उसका बेसिस ही वही है जो आप बोल रहे हैं, इन सब केस का बेसिस ही वही है, बस इसको थोड़ा जनरलाइज करके पढ़ा जा रहा है ताकि आसान हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो चौथा और आखिरी बच्चों, सी से पास करेगा तो रिट्रेस द पाथ, रिट्रेस द पाथ, सी से पास करेगा तो पाथ को रिट्रेस करेगा, जैसे गया था वैसे वापस। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये एरो ऐसा रहेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। सी से रिट्रेस द पाथ, शॉर्ट में बच्चों यहां सी से पास नहीं कर सकता, पता है ना आपको, यहां सी पर एम कर सकता है, ऐसे बना लेते हैं, सी पर एम करेगा वापस हो जाएगा,
यहाँ सी पे एम करेगा, वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, ये 4 बेसिक रूल है जिनसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक बेटा, चलो इन्हीं से सारे इमेज बनेंगे मिरर्स के। हो गया, जल्दी करो। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बहुत कठिन होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हम लोग खूब करेंगे इससे आगे। देखो एक बात अब याद रख लो, सेकेंड बुक में क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का वेटेज बढ़ेगा। हाँ आराम से, जैसे अगर मान लो 14 नंबर का आता है इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ 12 मान लो, एक का 12 मान लो, लगभग 12 बोल, ज्योमेट्रिकल का 12, हाँ लगभग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैट्स 14 नंबर। हम लोग 20% कहते हैं, लगभग 20% इलेक्ट्रोस्टैट होता है फर्स्ट और सेकंड मिला के। अगर इस तरह से आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज में करेंट सबसे ज्यादा आता है, मतलब जिसमें एक चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो करेंट हो जाएगा। बाकी आप टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैट सबसे ज्यादा, फिर आप मान सकते हैं रे ऑप्टिक्स दूसरा नंबर पे रे ऑप्टिक्स। ईएमआई एक तो क्वेश्चन आएगा लेकिन वॉट लगा देगा। एसी आएगा न्यूमेरिकल, हाँ कोई करा देंगे, कोई चिंता ठीक है। ईएमआई एक ही आएगा, वॉट लगा देगा। हाँ ईएमआई, ईएमआई बहुत खतरनाक है। हाँ कम का है लेकिन खतरनाक है, एक ही क्वेश्चन उसका है, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा फिजिक्स में 95 वाले सपने को खत्म कर देगा। क्योंकि बेटा अगर वो 3-4 नंबर लेके चला गया तो 2-3 नंबर का गलत तो आप कहीं ना कहीं करोगे। बच्चों अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन, अरे नहीं करना उसमें भी गलती, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। बच्चों पहला प्रूफ आपके स्कूल का, मतलब बोर्ड एग्जाम का पहला प्रूफ, एफ और आर के बीच, एफ क्या है बच्चों फोकल लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला प्रूफ टाइप की चीज है। आपको बताना एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। अब इसका प्रूफ जैसे बचपन में कभी नहीं किया, अब देख लो। हाँ अरे फोकल लेंथ पी और एफ के बीच की दूरी होती है, पी से लेके एफ के बीच की दूरी होगी ना, इसे क्या बोलेंगे फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है आइए बच्चों देखते हैं, रूल नंबर 1 यूज करो, पैरेलल जाएगा, कहां से पास करेगा फोकस, फोकस से पास कर गया। बच्चों यहां हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल चाहिए ना, तो एक सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, आपको पता है। तो उसी तरह एक स्फीयर का भी नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बच्चों इसका अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, देखो जरा। ओहो देखो इधर ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से देखो इस डायरेक्शन को। बेटा अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है तो इसका नॉर्मल हमेशा इस पॉइंट पे किससे पास करेगा, सेंटर से। बेटा सेंटर से पास करेगा तो नॉर्मल ये तो होगा, तो ये इसका क्या है नॉर्मल है। बच्चों इससे आपको ये पता चलेगा कि जो चारों रूल आपने पढ़े हैं वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे बेस्ड है। तो बच्चों अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनाता है उसे क्या होता है, एंगल आर। इसको भी एंगल आई ही कह ले रहा हूं, दोनों क्या होते हैं बराबर, दोनों क्या होते हैं बराबर। अब एक बार बताओ बच्चों, ये एफ पी एफ क्या है मेरा एफ, और पीसी क्या है मेरा आर,
इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो इसे बस जैसे जो लोग हैं फिजिक्स समझो बस। बच्चों अगर ये एंगल 2i है, ये वाला एंगल अगर 2i है तो ये वाला एंगल भी 2i होगा, होगा? अल्टरनेट एंगल नहीं होगा? कौन बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, कौन बात है? अच्छा इधर देखो, इधर इधर बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बताएगा? ये वाला एंगल तो बेटा आई होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या होगा क्रिस? अल्टरनेट एंगल देख लो, अल्टरनेट, ठीक है? अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आई होगा, होगा ना? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, अल्टरनेट एंगल। बच्चों जहां पे लाइट टकराई है उस पॉइंट को मैं एम कह ले रहा हूं, ठीक है? और यहां से नीचे में एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, कलर चेंज कर ले रहा हूं। हाँ हाँ, अरे बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ये जो ड्रॉ कर रहा हूं पी डैश है, पी डैश है। तो बच्चों अगर रेज पैरेक्सियल रहे तो पी डैश और पी बराबर होगा। पैरेक्सियल का मतलब समझो बेटा, ये पॉइंट अगर नीचे रहे, इधर इधर सुनो सुनो सुनो, ये पॉइंट बच्चों अगर नीचे रहे तो पी और पी डैश में अंतर खत्म होता जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे नीचे करते जाओ तो यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो और पास बनेगा, और नीचे करो तो परपेंडिकुलर एकदम पी के साथ बनेगा। तो जैसे जैसे रे मिरर के पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आएगी, मतलब पास आएगी, तो पी डैश और पी के बीच में अंतर खत्म होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बच्चों ये जो F इक्वल टू आप पढ़ते हो 2F इक्वल टू आर, वो केवल पैरेक्सियल रेज के लिए होता है। तो बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज का मतलब है रेज क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। उनके लिए बच्चों P will be nearly, P dash will be nearly equal to P. P dash मतलब लगभग P और P dash में जो गैप है वो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो बच्चों देखो मैं कुछ करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, देखो बच्चों देखो लिखने पढ़ने वाला काम बाद में कर लेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका बर्डन दिमाग का ना पड़े। बच्चों इस वाले ट्रायंगल में tan 2i निकालो, इस वाले ट्रायंगल में निकाल सकते हो ना? बेटा tan 2i क्या होगा? ट्रायंगल वेंगल लिख लेना एग्जाम में। tan 2i क्या होगा? tan 2i होगा mp डैश अपॉन fp, या mp अपॉन fp लिख लो। क्यों? क्योंकि p और p डैश मैंने सेम मान लिया है, बात बराबर है ऐसा मान लिया है। तो mp अपॉन fp होगा tan 2i। इसी तरह बच्चों इस वाले ट्रायंगल से tan i निकालो, इस वाले ट्रायंगल से tan i निकालो, तो tan i कितना होगा? mp अपॉन cp। कितना बात समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों पैरेक्सियल रेज है तो एक बात आप लोगों को मतलब इसमें ऑप्टिक्स में बार बार याद रखना, ये वाली बात बार बार कही जाएगी कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बार बार कही जाएगी, तो एक बार लिख दे रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो बच्चों साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 1 एंड tan थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। मतलब ऐसे करके बनाया, मतलब नियरली इक्वल, कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है, और tan थीटा भी थीटा के इक्वल, ठीक है ना? तो बच्चों इस केस में हमारी रेंज पैरेक्सियल है, मतलब आई की वैल्यू बहुत छोटी है। तो बच्चों यहां से क्या लिख सकता हूं? बिकॉज आई इज वेरी स्मॉल। आई स्मॉल क्यों है? क्योंकि रेंज क्या है? पैरेक्सियल है। तो बच्चों यहां से लिख सकता हूं 2i इक्वल टू mp अपॉन fp लिख सकता हूं, और यहां से क्या लिख सकता हूं? i इज इक्वल टू mp अपॉन, बेटा यहां से i उठा के इसमें पुट कर दो, ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2, यहां से i उठा के पुट कर दो तो 2 इंटू mp अपॉन cp इज इक्वल टू mp अपॉन fp, कट जाएगा, कर लो, लिख लो, इतना लिख लो। यहां से आई उठा के इसमें पुट कर दो तो आई की जगह 2 है ना यहाँ पहले,
तो 2 इंटू एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम पी कट जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा 2 अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ, मतलब सॉरी 1 अपॉन एफ। लिख लो फिर बताता हूँ, लिखो। ठीक है आप लोग मत लिखो बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट देखो बाकी, लेकिन ये समझते रहो क्योंकि रे डायग्राम न्यूमेरिकल करने में मदद करता है। नहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। हाँ बेटा, हाँ तो बेटा हाँ ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लो, मुझे ये निकालना है बेटा एफ इक्वल टू आर बाई टू। हाँ तो एफ पी निकाल लो, एफ पी निकाल लो, तो एफ पी आना चाहिए सी पी बाई टू। एफ पी निकाल लो, एफ पी लिख लो कोई बात नहीं, सब लोग लिख लो एफ पी अपॉन, हाँ कर लो। ठीक बेटा, चलो 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 चलो, ठीक बेटा चलो। तो पहला इसे प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ कर लिया ना बच्चों, एमपी काट देना, तो 2 इंटू एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन एफ पी, एम पी से एम पी, तो एफ पी बराबर हो जाएगा, उल्टा कर दो इसी यहीं पे, एफ पी विल बी इक्वल टू सी पी बाई, तो एफ विल बी इक्वल टू आर बाई, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, प्रूफ करो, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों याद रखना, ये आगे भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिर से आएगा, इसको मतलब याद रखना, ये आगे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उधर जो लिखा है। ठीक है चलो बच्चों, देखो अब इमेज फॉर्मेशन की बात आ गई। इमेज फॉर्मेशन तो बताओ 10th वाला कराया जाए? नहीं ना, कर लोगे ना, हो जाएगा ना। जैसे उसमें बच्चों कॉनकेव का 6 केस होता है, 6 केस, और कॉन्वेक्स का 2 होता है। तो बच्चों 6 में याद रखना कि इमेज कहाँ पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा। हाँ मैं वो शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। नहीं वो ईएम वेव का, ईएम वेव में जो बताया था ना एक टेबल कि जो आपको याद करना है वो मैंने भेज दिया है, तो उसी जो जितना पढ़ा है उसके बाद वो टेबल याद कर लो, काफी है। देखा पीडीएफ, अच्छा वो पीडीएफ भेज दिया होगा कोई बात नहीं। हाँ लेकिन वो पीडीएफ में नोट्स कम होगा, एनडीए वालों का बच्चों का नोट्स, तो इसमें जैसे उतना डिटेल नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये ज्यादा डिटेल होगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट अब चलूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। जैसे घबराओ मत, आप पढ़ के आना, जैसे सी और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता है, रियल इन्वर्टेड ऐसे बनता है, ठीक है ना। एक बार पढ़ के आना, आप नेक्स्ट क्लास में मैं उसको देख लूंगा, ठीक है ना, अगर नहीं किसी को आएगा तो मैं बता भी दूंगा। 10th का है, एक बार इंटरनेट पे अगर कोई नहीं मिले, इंटरनेट पे डायरेक्ट सर्च करना इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, सर्च करना, आठों केस आएगा, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, वो आपको याद आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th में उसका मतलब चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन 12th में उसका रे डायग्राम नहीं है, क्योंकि वो 10th में ऑलरेडी पढ़ा चुके, 12th उससे आगे आता है, ठीक है ना। 12th में पहला डिराइवेशन जो भी करा है वो होता है, फिर उसका डायरेक्ट शुरू हो जाता है मिरर फॉर्मूला का डिराइवेशन, लेकिन उससे पहले आप लोग साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिए, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बच्चों, साइन कन्वेंशन, हाथ छोड़ देंगे, चलो ठीक है, ये पढ़ के छोड़ देते साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पढ़ के फिर छोड़ देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से आप लोग एक बार पढ़ के भी आइएगा तो करवा भी देंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास वाली क्लास थोड़ी लेंदी लेके कर, साइन कन्वेंशन बच्चों, तो साइन कन्वेंशन में कोई भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं साइन कन्वेंशन का। देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर ऐसे, तो इसमें एक बस डायरेक्ट अब केस बताता हूँ।
कि बेटा ऑब्जेक्ट अगर सी और इंफिनिटी के बीच में रखा हो तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो सी और इंफिनिटी के बीच में रखा होता है तो सी और एफ के बीच में बनता है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है ना, ऐसा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि लेफ्ट राइट, अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट में है तो उसको माइनस लो, और कोई भी डिस्टेंस अगर राइट में है तो उसको प्लस लो, कोई भी डिस्टेंस अगर ऊपर है तो उसको प्लस लो, और कोई भी डिस्टेंस अगर नीचे है तो उसको नेगेटिव लो। जैसे आपका क्वाड्रेंट होता है ना, वैसे ही एकदम क्वाड्रेंट के जैसा। तो जैसे बेटा इस केस में पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो क्या कहेंगे, हम उसको यू कहेंगे, और पोल से जो इमेज की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, वी। तो इस केस में यू भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के दोनों किधर है, लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट में है, इस वजह से। और ये दोनों ये फिर मिरर के किधर है, मतलब जैसे अगर आगे कोई केस बनता, इमेज पीछे बनता, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये दोनों नेगेटिव है। तो इस करंट डायग्राम बच्चों यू नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, और बच्चों देखो एफ क्या है, एफ क्या डिस्टेंस होता है, पी और एफ के बीच में डिस्टेंस, ये एफ कहलाता है। तो एफ क्या होगा, नेगेटिव। तो याद रखना बच्चों कॉनकेव का एफ हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में ही आएगा, तो ऑलवेज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का हमेशा राइट में जाएगा, डायग्राम याद करो, एफ उधर बनेगा तो उसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इनका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इनका हमेशा नेगेटिव और कॉन्केव का हमेशा पॉजिटिव। ये तो बच्चों आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हो गया। अब वर्टिकल की बात करते हैं। तो बच्चों वर्टिकल में एचओ यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, और एच आई यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि इस लाइन के नीचे। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन के लिए अब पूरा आगे तक याद रखना, इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट में नेगेटिव, इंस्ट्रूमेंट के राइट में पॉजिटिव। बेटा एचओ जब जब हाइट देखो तो ये इस लाइन को पकड़ लो, इस लाइन के ऊपर तो प्लस, इस लाइन के नीचे तो माइनस। हाइट मतलब वाई को देखो, वाई कब प्लस होगा, एक्स वाई जानते हो ना क्वाड्रेंट में, तो वाई कब प्लस होगा, जब ऊपर रहेगा। और जब उसको देखना है तो एक्स को देखो, जब डिस्टेंस को देखना है तो एक्स को देखो, एक्स मतलब इधर होगा तो नेगेटिव, उधर होगा तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन पर इतना है, सारा का सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये साइन कन्वेंशन है। थोड़ा आठों केस बच्चों जो होगा याद करके आना, ठीक है ना, एक बार मेहनत कर लेना, हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो आठों केस याद करके आना बच्चों। बस मैं स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप।